ईशान राशि को उसी प्लेट से एक बाइट खिलाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी ख्याल रखने वाली तुम जैसी हो तो बंदे को तो ठीक होना ही है। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि थोड़ा ही सही पर ईशान ने उसे नॉर्मल टोन में बात की थी, वरना वो पूरी तरह से लो साउंड कर रहा था। थोड़ी देर में वही ईशान को पूरा खाना खिला देती है। आज दिन भर में ये पहली बार था जब उसने खाना खाया हो। अगर राशि नहीं आती तो शायद वह आज खाना खाता ही नहीं। ईशान राशि की तरफ देखकर बोला, ऐसी तकलीफ पहली बार मुझे तब महसूस हुई थी जब 10 साल पहले मैंने अपनी मॉम को खोया था। उसके बाद से आज काफी सालों बाद वो तकलीफ दोबारा महसूस की। अपने पेरेंट्स को खोना दुनिया का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है ना। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि को अपनी माँ की याद आ गई। वह मात्र 5 साल की थी जब उसने अपनी माँ को खोया था। अपने पेरेंट्स को खोना क्या होता है, इस गम से वह अच्छी तरह वाकिफ थी। राशि अपनी बरसों पुरानी तकलीफ को छिपाते हुए बोली, हम सही कहा आपने। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि के चेहरे को काफी गौर से देखता है और कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। ईशान राशि के कंधों में सिर रखकर घंटों तक रोया था। उसे आज सच में अपने पिता को खोने का गम हो रहा था, पर राशि उसे संभालने के लिए पहले से ही खुद को तैयार करके आई थी। उसे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वरुण जी अब इस दुनिया से जा चुके थे। भले ही राशि और वरुण जी का रिश्ता कुछ ही दिनों का था, पर इन चंद दिनों में ही दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई थी। वे राशि को अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगे थे। ऐसे में जाहिर सी बात थी राशि को भी उनके जाने का काफी दुख था। पूरे मल्होत्रा पैलेस का माहौल गुमसुम और उदासी भरा हो गया था। कृतिका अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी वंश वहां पर आ गया। उसने कृतिका की तरफ देखकर फिक्रमंद होकर पूछा, वाइफी तुमने खाना खाया। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है वंश। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका के बगल में बैठ गया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी खा लो, हमारा बच्चा भूखा होगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। वंश उसे खाना खिला रहा था। कृतिका ने काफी लो साउंड में कहा, वरुण अंकल के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो रहा था, फिर पता नहीं क्यों अचानक इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका को खाना खिलाते हुए बोला, बचपन से ही मैं माँ बाप के बगैर बड़ा हुआ हूँ वाइफी। पेरेंट्स की कीमत मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अगर दादी मेरी लाइफ में ना होती तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने भी नहीं होता। जब वो इस दुनिया से गई थी तब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। ऐसा लगा था जैसे अब जीने की कोई वजह नहीं रह गई। आई एम श्योर बॉस भी इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य का कमरा। आदित्य अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा हुआ था। उसे भी अब तक यही लग रहा था कि अगर वरुण जी उसे बचाने उसके सामने नहीं आए होते तो वो आज भी जिंदा उनके साथ होते। कहीं न कहीं उनकी डेथ की वजह वो खुद को मान रहा था। इस गिल्ट की वजह से वह अपने आप को बहुत हार्म भी कर रहा था। तभी वहां पर कीर्ति जी आई। आदित्य ने एक नजर सामने की तरफ देखा। वो आदित्य के बगल में बैठ गई। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, कीर्ति मॉम आप यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, माँ भी कहते हो और बातें भी छिपाते हो, ये तो नाइंसाफी है ना आदि बेटा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने एक नजर कीर्ति जी के चेहरे की तरफ देखा जिसमें अथाह ममता झलक रही थी। कीर्ति जी आदित्य के बालों को सहलाते हुए बोली, बचपन में तुम वीना से ज्यादा मुझसे अपनी बातें शेयर किया करते थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी असली माँ की जगह तो नहीं ले सकती, पर आज भी यही कहूंगी कि तुम मेरी ममता की छांव में अपनी तकलीफें बहा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने एक नजर कीर्ति जी की तरफ देखा और उनकी गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह सिर रख दिया। कीर्ति जी उसके सिर पर काफी प्यार से हाथ फेरने लगी। आदित्य ने अपने मन की बातें कहनी शुरू की, कीर्ति मॉम दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वजह से आज सब तकलीफ में है। मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताइए। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी आदित्य के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम इस एहसास को अपने मन से निकाल दो। तुमने हमेशा खुद से पहले फैमिली के बारे में सोचा है। इस परिवार की इतनी खुशियां, इतनी केयर दी है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तुम अपनी ड्यूटी निभाने में हमेशा आगे रहो हो, इसलिए ये गिल्ट अपने मन से निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। रही बात तुम्हारे डैड की, तो उन्होंने तुम्हें बचाकर अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने वीना से वादा किया था कि वो वीना के तीनों बच्चों को हर बुराई से बचाकर रखेंगे। ऐसे में अगर तुम अपने पिता की दी नई जिंदगी की कदर नहीं करोगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को कीर्ति जी की समझाई बात समझ में आने लगी थी। उन्होंने एक बार फिर प्यार से कहा, भले ही तुम्हारी वीना माँ इस दुनिया से चली गई बेटा, पर तुम्हारी कीर्ति मॉम अभी जिंदा है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं। मेरे दामाद होने से भी पहले तुम मेरे बेटे हो, ये बात हमेशा याद रखना आदि बेटा। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी की ममता के छांव तले आदित्य को काफी राहत महसूस हो रही थी। उनका कहना सच ही तो था। वरुण जी अपनी ड्यूटी निभा कर चले गए। अब परिवार को फिर से संभालने की जिम्मेदारी आदित्य की थी। अगर वो ही टूटकर बिखर जाएगा तो फैमिली को कैसे संभालेगा। कीर्ति जी की बातों ने आदित्य के मन को काफी हल्का कर दिया था। जब वह वापस आया तो दीक्षा आर्या को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर आज आर्या भी जल्दी नहीं सो रही थी। उस कमरे में ही इधर उधर घुमाते घुमाते दीक्षा के पैर दुखने लगे थे। आदित्य उसके पास आया और आर्या को अपनी गोद में लेकर बोला, वाइफी जाकर सो जाओ, तुम थक गई होगी, प्रिंसेस को मैं सुला दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के चेहरे पर इस वक्त थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। उसने आदित्य की बात मान ली। आदित्य अपनी ननी परी को थोड़ी ही देर में सुला देता है, फिर उसे लेकर बेड पर आ जाता है जहाँ दीक्षा पहले से सो रही थी। खुराना पैलेस। ईशा और विहान के बीच भी वरुण जी और मल्होत्रा फैमिली के बारे में ही बातें हो रही थी। विहान बेड पर लेटा हुआ था, ईशा भी उसके बगल में लेटी हुई थी। ईशा का सिर इस वक्त विहान के सीने में टिका हुआ था। ईशा ने धीरे से कहा, विहान आदित्य इस वक्त कितना परेशान होगा ना। उद्धरण चिन्ह। विहान ने कहा, इसमें हम उसके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते वाइफी। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। 10 साल पहले वीना आंटी चल बसी थी और अब वरुण अंकल। शायद कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं, पर तुम फिक्र मत करो, हम कल आदित्य से मिलने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशा की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें हिदायत दी थी कि शुरुआत के और लास्ट के 3 महीने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए विहान हर तरीके से सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा था। वह ईशा को टेंशन और स्ट्रेसफुल माहौल में ले जाने से बचता था।
अगले दिन विहान और ईशा सबसे मिलने मल्होत्रा पैलेस आए। वे आदित्य से मिले और उससे काफी सारी बातें की। उन्होंने उसे समझाया कि उसे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई गिल्ट वह अपने मन में ना रखे। आदित्य को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसके पास उसके सच्चे दोस्त हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ हैं। कुछ दिन और ऐसे बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा था। सब एक तकलीफ से बाहर आ रहे थे। राशि और ईशान की शादी को भी अब ज्यादा दिन नहीं रह गया था। कल आदित्य की लिटिल प्रिंसेस आर्या 1 साल की होने वाली थी। दीक्षा अपनी ननी परी का बर्थडे काफी धूमधाम से मनाना चाहती थी। कीर्ति और दीपक जी पिछले दिनों से मल्होत्रा पैलेस में ही थे। वहाँ के माहौल को देखते हुए उन्होंने कुछ और वहाँ पर रुक जाना ही बेहतर समझा। वे कल आर्या का बर्थडे सेलिब्रेट करके ही अपने घर के लिए निकलने वाले थे। इस बीच उन्हें अपनी बेटियों के साथ भी वक्त बिताने का मौका मिल गया। कीर्ति जी शीतल जी का पूरा ध्यान रख रही थी, इस वजह से वो भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। कल आर्या का जन्मदिन था, इसलिए पैलेस में आज से ही बर्थडे वाला माहौल बन चुका था। आर्या के दोनों चाचू और बुआ उसके लिए गिफ्ट खरीद कर ला चुके थे। रात को डिनर के बाद आदित्य और दीक्षा आर्या को बीच में सुलाकर बातें कर रहे थे। दीक्षा आर्या के पेट पर हाथ रखकर हल्की हल्की थपकियां दे रही थी। वह धीरे से बोली, वक्त कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। देखिए, अब देखते ही देखते हमारी प्रिंसेस 1 साल की हो गई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सोई हुई आर्या के माथे को प्यार से चूमकर धीरे से बोला, हम। बात तो तुम सही कह रही हो। इसके साथ ही मेरे एक और वादे पूरा करने का वक्त भी आ गया है, जो मैंने तुमसे किया था। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को नहीं पता था आदित्य किस वादे की बात कर रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, कौन सा वादा? मुझे तो याद भी नहीं मैंने आपसे कोई वादा लिया था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य एक स्माइल के साथ बोला, वाइफी, क्या वो तुम नहीं थी जिसे एक ग्रैंड वेडिंग करनी थी? तुम्हें सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अब दीक्षा को याद आया कि आदित्य किस वादे की बात कर रहा है। वह उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या आप सच में मेरा वो वादा पूरा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे टीज करते हुए कहा, मैं तो अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मगर तुम ग्रैंड वेडिंग करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने थोड़ा जोर से कहा, नहीं, रुकिए, मैंने ऐसा कब कहा? उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा की तेज आवाज सुनकर नन्ही आर्या थोड़ा जागने की कोशिश करती है, पर आदित्य अपने होठों पर उंगली रख दीक्षा को शांत रहने का बोलकर आर्या के पेट पर हल्के हल्के से थपकी देने लगा, जिससे वह दोबारा सुकून से सो गई। दीक्षा ने आदित्य की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं ग्रैंड वेडिंग चाहती हूँ, पर ये होगा कब? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपनी फेवरेट शादी का जोड़ा पहनकर मंडप तक आ जाना, बाकी की चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य का प्लेन सुनकर दीक्षा शर्म से गुलाबी हो जाती है। वह धीरे से बोली, पर ग्रैंड वेडिंग होगी कहाँ पर और कब होगी? कम से कम ये तो बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, हम प्रिंसेस के बर्थडे के अगले दिन ही ग्रैंड वेडिंग करेंगे, पर जगह सरप्राइज है, वो तुम्हें शादी के दिन ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। आदित्य उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखता था। हमेशा दीक्षा खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब बीवी मानती थी, क्योंकि उसके पास आदित्य जैसा पति था। अगले दिन शाम के वक्त नन्ही आर्या की बर्थडे पार्टी के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। दीक्षा ने उसे लाइट ब्लू कलर का एक बेहद ही खूबसूरत प्रिंसेस फ्रॉक पहनाया था, जो आर्या के लिए उसके डैडी लेकर आए थे। इस ड्रेस में वह सचमुच की परी लग रही थी। उसके बालों में दीक्षा ने पिंक कलर के क्यूट से बेबी क्लिप लगा दिए थे और पैरों में व्हाइट कलर के प्यारे प्यारे शूज। रेडी होकर जब आदित्य ने अपनी नन्ही बेटी को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो आज इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी, बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह। उसकी स्किन का रंग भी बिल्कुल हल्का गुलाबी सा था और गाल बिल्कुल लड्डू की तरह गोल मटोल। आदित्य अपनी प्रिंसेस को गोद में लेकर उसके गालों को प्यार से चूम लेता है। दीक्षा बिल्कुल उसके बगल में खड़ी थी। वो भी अपनी नन्ही परी को मैच करने के लिए ब्लू कलर का एक सुंदर गाउन पहने हुई थी। वह भी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर आदित्य ने तो अपनी बेटी के लिए उसे इग्नोर ही कर दिया। आदित्य का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर दीक्षा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह बोली, बेटी आ गई तो आप वाइफ को तो भूल ही गए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य नन्ही आर्या को अपनी गोद में लेकर दीक्षा को साइड से पकड़ लेता है और उसके गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हें भूल जाऊं ऐसा कभी हो सकता क्या? भूलो मत, यू आर माय फर्स्ट लव। तुम्हारे बिना मेरी ये लिटिल लव इस दुनिया में कैसे आती? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने अपनी नन्ही परी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्या अपनी टिमटिमाती गोलमटोल आंखों से कभी अपने डैडी को देखती तो कभी अपनी मम्मा को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, पर अपने डैडी को अपनी मम्मा को किस करता देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह ताली बजाते हुए खुश होकर अपनी तोतली आवाज में बोली, डैडी किच्छी मम्मा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा मुस्कुराते हुए आर्या के दोनों गालों को प्यार से चूम लेती है। आदित्य बारी बारी से दोनों के गालों को चूमता है, फिर तीनों के साथ नीचे हॉल की तरफ जाने लगा, जहां आज उनकी नन्ही परी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था। इस पार्टी के लिए आज प्रिंसेस थीम रखी गई थी। पूरे हॉल को किसी फेरीलैंड की तरह सजाया गया था, जिसे देखकर आर्या काफी एक्साइटेड हो रही थी। सभी लेडीज ने आज प्रिंसेस गाउन पहने हुए थे और सारे जेंट्स प्रिंस की तरह टक्सीडो सूट। पार्टी में राशि भी आई थी। मिस्टर खन्ना को कोई इंपोर्टेंट काम था, इस वजह से उन्होंने सिर्फ राशि को भेजा था। लाइट पिंक कलर की प्रिंसेस गाउन में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों का स्टाइल भी उसने बिल्कुल डिज्नी प्रिंसेस अरोरा की तरह सेट किया था। ब्राउन कलर के टक्सीडो सूट पहने ईशान की निगाहें जैसे ही राशि पर पड़ी, वो उसे देखता रह गया। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर वह उसे पार्टी में ले आया, बिल्कुल किसी राजकुमार और राजकुमारी की तरह। ईशा और विहान भी पार्टी में आ चुके थे। वे दोनों आज आर्या की बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद नीदरलैंड्स के लिए निकलने वाले थे। विहान ने सोचा कि बाद में ईशा को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो उसे उसके फेवरेट डेस्टिनेशन की टूर पर ले जाना चाहता था। ईशा विहान के साथ इस सफर पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसके चेहरे की ये खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। पार्टी के लिए लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। रेहान भी तय वक्त पर आ चुका था, पर उसके साथ आराध्या को देखकर रेहान का मूड खराब हो चुका था। उसने अपने भाई को इस लड़की से दूर रहने को कहा था, फिर वो उसकी बात मानता क्यों नहीं? पर ईशा के हंसते हुए चेहरे को देखकर रेहान शांत रहा। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से ईशा हट हो। वैसे भी आज के दिन वो काफी ज्यादा खुश थी। आराध्या ने येलो कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था, वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। वह राशि के पास चली गई। मल्होत्रा परिवार की प्रिंसेस नित्या आज फ्रोजन प्रिंसेस एल्सा बनी थी। इस ब्लू ड्रेस में वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अपने बालों का स्टाइल भी उसने एल्सा की तरह ही बनाया था। तभी वहां पर एक और शख्स एंट्री लेता है। ब्लैक कलर के टक्सीडो सूट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। 6 फीट की लंबी हाइट के साथ उसकी बॉडी काफी मस्कुलर और टोन्ड थी।
वह सीधे आदित्य के पास आया और उसके गले लगते हुए बोला, कैसे हो आदि? इट्स बिन सो लॉन्ग टू सी यू। ईशा और विहान भी वहां पहुंच गए। विहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, सिर्फ आदि याद है ना तुझे? अमेरिका जाकर तू मुझे और ईशा को भूल ही गया। उद्धरण चिन्ह। वो हैंडसम लड़का विहान के गले लगते हुए एक स्माइल के साथ बोला, ऐसी बात नहीं है ब्रो, मैं किसी को नहीं भूला, और तुम सबको मैं भूल भी कैसे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये शख्स मानव कपूर था। कॉलेज के टाइम से ही ये आदित्य, विहान और ईशा का दोस्त था। साथ में कॉलेज करने के बाद यह अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूएस चला गया था। पेशे से यह एक न्यूरोसर्जन था। मानव आज सालों बाद इंडिया वापस आया था। उसने विहान को कंग्रेचुलेट करते हुए कहा, वैसे मुझे गुड न्यूज मिली है कि वेरी सून यू आर गोइंग टू बी फादर। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। उद्धरण चिन्ह। फिर ईशा की तरफ देखकर बोला, एंड ऑल्सो कांग्रेचुलेशंस टू यू गॉर्जियस लेडी। अगर विहान ने तुमसे शादी न की होती तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेता। उद्धरण चिन्ह। मानव ने यह मजाक में बोला था। ईशा जानती थी वो ये विहान को तंग करने के लिए बोल रहा है। विहान उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तू इतने सालों बाद भी नहीं सुधरा ना? मानव हंसते हुए बोला, जस्ट किडिंग ब्रो, मैं तो तुम्हें बस जरा तंग कर रहा था। ईशा की जोई तुम्हारे साथ ही बेस्ट लगती है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने कहा, वैसे तू शादी कब कर रहा है? 30 का तो ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या दादाजी बनने की उम्र में शादी करेगा? देख आदित्य तो डैडी भी बन चुका है और मैं भी कुछ ही महीनों में बनने वाला हूँ। अब तू भी जल्दी शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह। नित्या आज इतने सालों बाद मानव को वहां देखकर हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वह मन उसे पसंद करती थी। वैसे तो वह नित्या से उम्र में 10 साल बड़ा था, पर प्यार उम्र कहाँ देखता है। ये तो जिससे होना होता है हो ही जाता है। नित्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। भले ही उसे आदित्य से इस मामले में डर लगता था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स मानव के सामने जाहिर कर दी थी। पर उसका जवाब सुनकर नित्या का दिल टूट गया था। मानव ने उसकी फीलिंग्स जानकर उसे समझाने की कोशिश की थी कि वह प्यार के लिए बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र पढ़ाई करने की है, इसलिए वह इन सब चक्करों में ना पड़े। तब पहली बार नित्या को रिजेक्शन का एहसास हुआ था, पर फिर भी उसने एक बार और ट्राई करने की सोची। दूसरी बार भी मानव ने साफ क्लियर कर दिया कि वह उसके दोस्त की छोटी बहन है, इसलिए वह नित्या के बारे में वैसा ख्याल नहीं ला सकता जैसा एक पार्टनर के लिए रखा जाता है। उसके बाद वह अमेरिका चला गया था, पर नित्या के दिल में अभी भी मानव कपूर ही बसा हुआ था। उस रिजेक्शन के बाद भी वह किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे पाई। आज सालों बाद मानव को देखकर नित्या को वो सब याद आ गया। इस वजह से उसके दिल में एक तकलीफ से उठने लगी। मानव दीक्षा से भी मिला। आदित्य ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। मानव आदित्य की गोद में उससे चिपकी नन्ही आर्या के लड्डू जैसे गालों को छूकर उसे हाय करता है। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से मानव को देख रही थी। वह नन्ही आर्या को चॉकलेट ऑफर करते हुए बोला, दिस इज फॉर योर लिटिल प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। आदित्य नन्ही आर्या के गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, बेटा मानव अंकल को हाय करो। उद्धरण चिन्ह। अपने डैडी के कहने पर आर्या अपने नन्हे हाथों से मानव को हाय करती है। इस प्यारी बच्ची का ये क्यूट जेस्चर देखकर मानव का दिल पिघल जाता है। वह आदित्य की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा क्यूट है आदि। बिल्कुल भाभी पर गई है ये। उद्धरण चिन्ह। मानव की बातें सुनकर दीक्षा भी स्माइल करने लगती है। वाकई में अगर दीक्षा की बचपन की तस्वीर और आर्या की तस्वीर को सामने रखा जाए तो दोनों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मानव ईशान, मोहित और रेहान से भी मिला। मोहित जब यूएस में था तब उसकी मुलाकात एक बार मानव से हुई थी। वहीं मानव की निगाहें जब नित्या पर पड़ती है तो गुस्से में वह उससे नजरें फेर लेती है। केक कटिंग सेरेमनी के बाद नित्या से वहां रुका नहीं जा रहा था। मानव की मौजूदगी बार बार उसे अपने रिजेक्शन की याद दिला रही थी। बचपन से ही आदित्य ने नित्या की छोटी बड़ी हर जिद पूरी की थी। उसे वो हर चीज मिलती आई थी जिस पर वो हाथ रखती थी। पर अफसोस मानव के मामले में ऐसा नहीं था। नित्या को दुख होता कि आखिर वो और मानव साथ क्यों नहीं आ सकते। आखिर क्या कमी है उसके अंदर? वो सुंदर है, अच्छे खानदान से है, वेल एजुकेटेड है। रही बात एज गैप की, तो अगर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मानव को क्यों है? शायद वो उसे प्यार करना चाहता ही ना हो। नित्या को यही रीजन सबसे वैलिड लगा। वह गुस्से में वहां से निकलकर किचन में आ गई। मानव ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। नित्या ने एक नजर उसे देखा और उससे मुंह फेरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर कपूर? उद्धरण चिन्ह। मानव को नित्या के मुंह से ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट होना थोड़ा अजीब लगा, पर उसने नॉर्मल टोन में कहा, तुम मुझे अब तक नहीं भूली? मुझे लगा अब तो तुम मूव ऑन कर चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने एक नजर गुस्से से मानव की तरफ देखा और बोली, मैं नहीं भूली और न कभी भूल पाऊंगी आपको। उद्धरण चिन्ह। नित्या की ये जिद देखकर मानव को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने नित्या के दोनों बाहों को जोर से पकड़ते हुए कहा, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जो तुम चाह रही हो वैसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने गुस्से में मानव के हाथों को झटकते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? आखिर कमी क्या है मुझ में? मैं खूबसूरत हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बावजूद मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। पहले मुझे लगा था कि शायद आप किसी और को चाहते होंगे, पर नहीं। इतने सालों बाद भी सिंगल हो तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने मानव को काफी गुस्से से घूरते हुए कहा, अब समझ में आया। शायद आप मुझे पसंद करना चाहते ही नहीं, इसलिए दूर भागते हैं मुझसे। पर मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो और किसी से नहीं होगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंसू भरी लाल आंखों से उसने काफी गुस्से में मानव को घूरा और वहां से चली गई। मानव ने उसे रोकते हुए कहा, नित्या मेरी बात तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। पर नित्या ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। इन बीते सालों में मानव ने उसे समझाने की न जाने कितनी सारी कोशिशें कर ली थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नित्या समझने को तैयार नहीं थी। शायद उसने फैसला कर लिया था। आर्या की बर्थडे पार्टी के बाद मानव वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल चुका था। वहीं विहान गुस्से में रेहान का हाथ पकड़कर उसे साइड में एक कमरे में ले जाता है और काफी गुस्से में बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस लड़की से दूर रहने के लिए, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने भाई की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, भाई प्लीज, मैं और आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उससे दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। रेहान का ये कहना था कि विहान ने एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई के गालों में जड़ दिया। रेहान का हाथ उसके गाल पर आ गया और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। ये पहली बार था जब विहान ने अपने भाई पर हाथ उठाया हो। रेहान काफी हैरानी से अपने भाई के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देख रहा था। क्या उसे ये थप्पड़ इस बात पर पड़ी कि वो आराध्या से प्यार करता था?
पर क्यों? आराध्या को चाहने में गलत क्या है? वो एक अच्छी लड़की थी। विहान ने रेहान को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम आराध्या को पसंद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। रेहान को अब थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए वह थोड़े गुस्से में बोला, पर क्यों भाई? ऐसा भी क्या रीजन है जिसकी वजह से आप मुझे आराध्या से दूर रहने को कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, क्योंकि उस लड़के के डैड संजीव ग्रोवर ने हमारे डैड की जान लेने की कोशिश की थी। उद्धरण चिन्ह। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर रेहान का चेहरा काफी ज्यादा हैरानी से भर चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी अभी उसने जो सुना। रेहान ने विहान की तरफ देखकर हैरानी में कहा, ये आप क्या बोल रहे हो भाई? उद्धरण चिन्ह। विहान ने काफी सीरियस होकर जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सालों पहले डैड और संजीव ग्रोवर दोनों बिजनेस पार्टनरशिप पर थे। डैड की कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही थी, पर संजीव ग्रोवर की कंपनी लॉस पर लॉस बियर कर रही थी। डैड की कंपनी की सक्सेस देखकर संजीव ग्रोवर जलन से भर उठा। फिर एक दिन उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने धोखे से डैड की जान लेनी चाहिए, ताकि वह उनकी कंपनी को अपने अंडर में कर सके। उद्धरण चिन्ह। आराध्या के डैड का पास जानकर रेहान काफी ज्यादा हैरान था। वो ये बात सोच भी कैसे सकता था? रेहान ने आगे बताया, पर डैड को वक्त पर उसके असल इरादों का पता चल गया। उन्होंने उस घटिया इंसान के ऊपर पुलिस केस भी किया, पर वह फरार हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें उस दगाबाज इंसान की बेटी से दूर रहने को कहा था। ये उनकी हमें नुकसान पहुंचाने की एक नई साजिश भी हो सकती है। आई होप तुम मेरी बात समझ गए होगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रेहान वहां से निकल गया। आराध्या रेहान को ढूंढते हुए उस तरफ ही आ रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली। अपने डैड का घिनौना सच जानकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या सच में उसके डैड इतने बुरे थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? रेहान की फैमिली का उनके लिए गुस्सा और नफरत जाहिर था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से निकल गई। रेहान की फ्लाइट 9 बजे की थी, इसलिए वो और ईशा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। वहीं रेहान आराध्या को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गया। वह एक जगह कोने में गुमसुम उदास सी खड़ी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक पल में उसकी जिंदगी तबाह हो गई हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो ये रेहान था। उसने आराध्या के बगल में खड़े होते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ कोने में खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या का मन इस वक्त काफी दुखी था, इसलिए उसने रेहान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे शांत देखकर रेहान उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सारी बातें सुन ली। उद्धरण चिन्ह। रेहान समझ गया कि वह इतनी उदास क्यों है। उसने आराध्या को गले जगाते हुए कहा, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपने भाई के खिलाफ जाते हुए नहीं देख सकती। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे डैड का इतना घिनौना सच भी हो सकता है। सच कहूँ तो मुझे उनकी बेटी होने पर भी अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी रेहान। शायद अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या के लिए ये कहना काफी मुश्किलों भरा था। वह रेहान को बहुत पसंद करने लगी थी, पर हालात देखकर लग रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। रेहान उसे फिर से हक करते हुए बोला, खबरदार जो ऐसी बातें दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे प्यार इसलिए नहीं किया कि एक दिन हाथ छोड़कर चला जाऊं? मुझे लगता है डैड और भाई को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने काफी दुखी मन से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रेहान, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे थे। एक दिन मैंने डैड और मॉम को इस बारे में बात करते हुए सुना था। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई सच कह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अब रेहान को भी इस बात पर पूरा यकीन हो गया, पर वह जानता था आराध्या अपने डैड की तरह नहीं है। वह एक नेक और साफ दिल की लड़की है, वरना दोनों को 7 आए महीने हो चुके थे। इस बीच उसने कभी किसी चीज के लिए रेहान से डिमांड नहीं की। अगर उसे नुकसान पहुंचाना ही होता तो ये काम वो कब का कर चुकी होती। रेहान आराध्या के बालों को सहलाते हुए बोला, फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारे डैड कैसे हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, ना कि तुम्हारी फैमिली के साथ। उद्धरण चिन्ह। आराध्या रेहान की बातें सुनती रह गई। उसे लगा नहीं था वो उससे इस कदर प्यार करने लगा है। वह आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया और रेहान की कार में बैठ गई। वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दोनों आराध्या के घर के लिए निकल गए। राशि इस वक्त ईशान के कमरे में थी। वह ईशान को घूरते हुए बोली, अब बस भी कीजिए, पिछले आधे घंटे से आप मुझे देखे जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि के गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम लगी इतनी खूबसूरत रही हो तो चलो अब एक किस दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। राशि एकदम से नामे सिर हिला देती है। ईशान उसे घूरते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेता हूँ, बाद में मत कहना कि मुझे बहुत परेशान करते हैं आप। उद्धरण चिन्ह। राशि उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुकिए, मैं करती हूँ, पर पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, पर उसकी बातों में सच्चाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। पर बेचारी राशि तो भोली थी, उसे ईशान की चालाकी कहाँ समझ आती। वह धीरे से ईशान के चेहरे की तरफ झुकी और उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर जैसे ही पीछे हटने को हुई, ईशान ने अपना हाथ राशि के सिर के पीछे ले जाकर उसे पीछे हटने से रोक लिया और उसके होठों पर अपनी ग्रीफ बना ली। उसकी इस हरकत से राशि हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हो गया, पर जब तक उसे समझ आता तब तक ईशान उसे शिद्दत से चूमना शुरू कर चुका था। पहले तो राशि छटपटाते हुए उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर ईशान उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है। राशि को यकीन हो चुका था कि उसकी कोशिशें बेकार है, इसलिए वह खुद को ईशान की बाहों में ढीला छोड़ देती है। ईशान उसे किस करते हुए बैग पर सुला देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। राशि न तो खुद किस कर रही थी और न ही ईशान को रोकने की कोशिश कर रही थी। असल बात तो ये थी कि उसे इन सब में बहुत शर्म आती थी। उसके लिए ये सब एक्सपीरियंस नए से थे। शर्म की वजह से वही ईशान का साथ नहीं दे पा रही थी। जब ईशान को राशि की सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया, पर उसका मन अभी तक नहीं भरा था, इसलिए वह राशि की नेक पर आ जाता है और उसे काफी शिद्दत से चूमने लगा। उसने राशि की बाजुएं उसके कंधे से नीचे खिसका दी थी और उसे काफी प्यार से चूम रहा था। राशि को एक अजीब सी सिहरन का एहसास हो रहा था, जिसे उसने शायद पहले कभी महसूस ना किया हो। जब ईशान से अपनी बेचैनी कंट्रोल नहीं हुई तो उसने राशि की कॉलर बोन्स पर काफी जोर से बाइट कर दिया। दर्द के मारे राशि जोर से चिल्ला उठी।
अब जाकर ईशान को एहसास हुआ कि उसने अपनी मदहोशी में क्या कर दिया। वो तुरंत होश में आया और राशि को उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो इस वक्त रो रही थी। ईशान ने काफी ध्यान से देखा। उसकी बाइक के निशान इतने गहरे थे कि उसमें से हल्का हल्का खून भी निकल आया था। बेशक राशि को बहुत तकलीफ और जलन हो रहा होगा। ईशान ने उस जगह को छूना चाहा पर राशि ने उसे गुस्से में उसके हाथों को झटक दिया। वह समझ गया कि राशि उससे नाराज हो गई है। वह जल्दी से ऑइंटमेंट ले आया और राशि की बाइट एरिया पर उसे अप्लाई कर दिया। उसने रोना बंद कर दिया था पर जलन उसे अभी भी हो रही थी। राशि इस वक्त बिल्कुल शांत थी। ईशान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और उसके बाजुओं को ठीक करते हुए राशि के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए काफी प्यार से बोला, आई एम रियली सॉरी बेबी। उद्धरण चिन्ह। वह अभी भी शांत रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। राशि किसी घायल शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, आपको क्या लगता है किसी जानवर की तरह काटने के बाद क्या मुझे बहुत सुकून मिल रहा होगा? उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह कहने पर ईशान हंस पड़ता है। राशि अभी भी उसे घूर रही थी। ईशान उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, थैंक गॉड। मुझे तो लगा था तुम नाजुक सी कली हो, पर नहीं, तुम तो मेरी शेरनी हो, जैसे दहाड़ना बखूबी आता है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही। ईशान उसकी छोटी सी नाक को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी आंखों में मासूमियत से देखते हुए बोली, इतनी जोर से काटने की क्या जरूरत थी? आप प्यार से किस भी तो कर सकते थे ना मुझे? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कर तो रहा था, पर मैं क्या करूं अगर तुम्हारी खुशबू से मैं बहक गया तो? मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए खुद को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बाइट करना पड़ा मुझे। उद्धरण चिन्ह। राशि ने फिर कुछ नहीं कहा, शायद उसे शर्म आ गई थी। ईशान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आज रात यहीं पर रुक जाओ। आई प्रॉमिस तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। राशि उसे अविश्वास से देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। अभी तो सिर्फ काटा है, पता नहीं यहाँ रुकी तो आगे क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। राशि ने ये ऐसे ही कह दिया था, पर बाद में उसे अपनी बातों का मतलब समझ आया। वह शर्म से पानी पानी हो गई। ईशान उसे टीज करते हुए बोला, लगता है बहुत आगे की प्लानिंग कर ली है तुमने। कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं। इससे पहले कि ईशान आगे कहता, राशि ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और नामे सिर हिलाने लगी। ईशान उसकी हथेली को चूम कर उसे अपने मुंह से हटा देता है। वह उसे फिर से तंग करते हुए बोला, कोई बात नहीं बेबी, 1 महीने बाद हमारी शादी है, फिर तो तुम्हें मेरे साथ इसी कमरे में रहना पड़ेगा। रोज रात को इसी बेड पर मेरे साथ सोना होना, फिर तुम बचकर कहाँ जाओगी? हम। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईशान को घूरते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर काफी मदहोशी में बोला, वही जो तुम समझ रही हो। रोज रात को मैं इसी बिस्तर पर तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। राशि उसे धक्का देते हुए बोली, पर मुझे वो सब नहीं करना। आपको शर्म नहीं आती खुलेआम ऐसी गंदी बातें करते हुए? राशि काफी इनोसेंट थी, इसलिए उसने ये सब कहा। ईशान उसे तंग करने के इरादे से बोला, गंदी बातें? कैसी गंदी बातें स्वीट हार्ट? मैं तो तुम्हें रोज रात को अपनी बाहों में लेकर सोने की बात कर रहा था, पर तुम क्या सोच रही थी? राशि एक बार फिर शर्म से लाल हो गई थी। इस बार उसका पूरा चेहरा और कान तक लाल हो गए थे। क्या सच में वो ऐसा सोच रही थी? ये सोचकर ही उसे शर्माने लगी। ईशान ने उसे टीज करते हुए कहा, ओह, तो तुम वो सब के बारे में सोच रही थी? माय गॉड, तुम तो मुझसे भी आगे निकली स्वीट हार्ट। मुझे पता नहीं था तुम्हें वो सब करने की इतनी जल्दी होगी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की आंखों के सामने व्हाइट कलर का एक सुंदर सा होटल था, जो किसी पहले से कम नहीं लग रहा था। ये गोवा का मोस्ट फेमस एंड एक्सोटिक होटल था। आज यहीं पर दीक्षा और आदित्य शादी करने वाले थे। उसने सामने की तरफ देखते हुए ही आदित्य से कहा, आदि, क्या हम यहीं पर शादी करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य आर्या को अपनी गोद में लेकर दीक्षा को साइड से हक करते हुए बोला, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? दीक्षा ने कहा, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी ड्रीमलैंड की तरह। उद्धरण चिन्ह। वे तीनों अंदर गए। आज आदित्य ने पूरे होटल को दीक्षा और अपनी शादी के लिए बुक कर रखा था, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वे लोग अंदर गए तभी वहां पर दीक्षा को पूरी मल्होत्रा फैमिली नजर आने लगी। ये देखकर दीक्षा काफी ज्यादा हैरान थी। वह आदित्य की तरफ देखते हुए हैरानी में बोली, आदि, ये सब? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज था वाइफी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। राशि भी सबके साथ वहां आई थी। अब कुछ ही हफ्ते बाद वो मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी। अंदर जाकर दीक्षा सबसे मिली। आदित्य ने उसे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां तुम्हारा वेडिंग लहंगा रखा हुआ है और बाकी का सारा सामान भी, जाकर रेडी हो जाओ। नित्या और राशि दीक्षा को पकड़कर अंदर लेकर जाने लगी। कृतिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। उसकी प्रेगनेंसी को 7वां महीना शुरू हो चुका था, इसलिए वह जल्दी ही थक जाती थी। अपनी बहन की शादी वह कैसे मिस कर सकती थी, इसलिए वह भी वहां आई थी। अंदर आकर दीक्षा जब अपनी वेडिंग लहंगा देखती है तो बस उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। डार्क पिंक कलर के लहंगे पर छोटे छोटे डायमंड्स का वर्क इतनी खूबसूरती से हो रखा था कि कोई एक नजर देखे तो बस देखता रह जाए। इतना खूबसूरत लहंगा दीक्षा ने शायद ही अपनी जिंदगी में देखा हो। इस लहंगे में वह राजकुमारी लगने वाली थी। ये उसके ड्रीम लहंगे से भी ज्यादा खूबसूरत था। वहां पर बाकी की एक्सेसरीज भी रखी गई थी। करीब 2 घंटे में दीक्षा पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। जैसा कि सबको उम्मीद थी, टॉप से लेकर टो तक दीक्षा ऑन द पॉइंट नजर आ रही थी। सब शादी के लिए तैयार हो चुके थे। आदित्य ने दीक्षा के साथ मैच करता हुआ गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। जैसे ही दीक्षा मंडप पर आई, आदित्य की निगाहें उस पर टिक गईं। उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। वही दीक्षा की निगाहें भी जैसे ही आदित्य पर पड़ी, वह उसे एकटक देखती रह गई। इस लुक में वह किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। एक दूसरे को इस तरह खुद में खोया देख ईशान बोला, अरे, बस एक दूसरे को देखते ही रहोगे या आगे की विधि विधान भी शुरू करोगे? उद्धरण चिन्ह। सब ईशान की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। दीक्षा को शर्म आ जाती है। वह मंडप पर आदित्य के बगल में बैठ जाती है। इस वक्त नहीं आर्या भी उनके साथ ही थी। वह डार्क पिंक कलर का क्यूट सा फ्रॉक पहने अपने डैडी की गोद में बैठी और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। इस प्यारी सी फैमिली को देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ खिली थी। पूरी विधि विधान से शादी शुरू हुई। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। नहीं आर्या बड़े ध्यान से आसपास को देख रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि वह आज अपने मॉम डैड की शादी में मौजूद है। पंडित जी के कहने पर आदित्य और दीक्षा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया, फिर 7 फेरे लिए। इस दौरान आदित्य अपनी गोद में नन्ही आर्या को लिए अपने दूसरे हाथ से दीक्षा का हाथ पकड़कर फेरे ले रहा था। आर्या के लिए तो ये किसी इंटरेस्टिंग गेम से कम नहीं था।
फिर आखिर में उसने दीक्षा को मंगलसूत्र पहनाकर उसके मान भरते हुए एक बार फिर उससे शादी कर ली। दीक्षा के लिए ये मोमेंट काफी ज्यादा स्पेशल था। जब पहली बार उसकी और आदित्य की शादी हुई थी तब वह उसे ठीक से जानती भी नहीं थी और आज इस इंसान से वह इतना प्यार करती थी जिसकी कोई सीमा न हो। दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी इस शादी पर सब उन्हें बधाइयां देते हैं। दीक्षा की ग्रैंड वेडिंग का सपना अब पूरा हो चुका था। आज रात को सब उसी होटल में रुकने वाले थे। होटल के एक मास्टर बेडरूम को दीक्षा और आदित्य की वेडिंग नाइट के लिए सजाया गया था। आदित्य जब कमरे में आया तो दीक्षा बेड की सजावट को देख रही थी और मन ही मन स्माइल कर रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा काफी खूबसूरती से ग्लो कर रहा था। वह आहिस्ते से दीक्षा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने पीछे पलटकर एक नजर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, हमेशा की तरह सबसे बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह दीक्षा के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता इस सरप्राइज के बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने आदित्य की आंखों में शरारत देख ली थी। वह समझ गई थी कि वह क्या चाहता है। आदित्य दीक्षा के होठों की तरफ झुकने लगा। दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही वह उसके होठों को छूने वाला था तभी उस कमरे में एक प्यारी आवाज आई, मम्मा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य और दीक्षा का ध्यान बेड की तरफ गया। आदित्य ने लाइट ऑन की तो देखा सामने उनकी नन्ही परी फूलों से सजे मास्टर बेड के बीच इत्मीनान से खेल रही थी। ये देखकर आदित्य और दीक्षा दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। वे अपने कपड़े चेंज करके आए और बेड पर नन्ही आर्या के इर्द गिर्द बैठ गए। वह बेड पर सजाए फूलों से खेल रही थी और काफी खुश भी हो रही थी। आदित्य उसके गालों को प्यार से चूम लेता है। वह एक टक अपने डैडी की तरफ देखती है और कुछ सोचकर वह पलकें झपकाते हुए बोली, डैडी किसी मम्मा। उद्धरण चिन्ह। आर्या चाहती थी कि जिस तरह उसके डैडी ने उसे किस किया उसी तरह वो उसकी मम्मा को भी किसी कर ले। आदित्य नन्ही आर्या की पीठ पर हाथ रखकर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी अब तो प्रिंसेस भी चाहती है कि मैं तुम्हें किस करूं। उद्धरण चिन्ह। वह दीक्षा के गालों की तरफ झुककर उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लेता है। आर्या ताली बजाते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दीक्षा आदित्य के सीने पर सिर रखते हुए बोली, आदि हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। आदित्य स्माइल करते हुए बोला, हम, क्योंकि वो अपनी मम्मा पर गई है। उद्धरण चिन्ह। वहीं वंश और कृतिका के कमरे में वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था पर कृतिका को आज नींद नहीं आ रही थी। आज उसका बच्चा बहुत हरकत कर रहा था, अपनी मां को सोने नहीं दे रहा था। वंश कृतिका के पेट को सहलाते हुए काफी प्यार से बोला, बेटा क्या हुआ, आप मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप थक गए होंगे, सो जाए, शायद ये मुझे आज सोने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके वाइफी। उद्धरण चिन्ह। तभी कृतिका की एक जोर की आह निकल गई। वंश फिक्रमंद होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वंश इसने मुझे लात मारी। उद्धरण चिन्ह। वंश हैरानी में बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। वह कृतिका के पेट में कान लगाकर अपने बच्चे की हलचल को महसूस करने लगा। तभी उसने एक बार और लात मारी। वंश खुश होते हुए बोला, कृतिका लगता है इसे बाहर आने की बहुत जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था उसे एक अजीब सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील हो रही थी। वह अपने नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए बेताब थी। उसने अपने मन में अपने नन्हे मासूम बच्चे की छवि बना ली थी। वह बिल्कुल वंश का लिटिल वर्जन होगा और बहुत हैंडसम होगा। अपने बच्चे के बारे में बातें करते हुए दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह वे अपने प्राइवेट जेट से मुंबई वापस आ गए। विहान और रेहान की बातों को सुनकर आराध्या काफी ज्यादा परेशान थी। इस बारे में वह अपने मॉम डैड से बात करना चाहती थी, इसलिए वो उनके कमरे में गई। उस वक्त आराध्या के डैड मिस्टर संजीव ग्रोवर उसकी मां से कुछ कह रहे थे। आराध्या को कमरे में आया देखकर दोनों शांत हो गए। आराध्या ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक नजर आराध्या की मां की तरफ देखा और बोले, कहो क्या बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने काफी सख्त होकर कहा, आपने मिस्टर शेखर खुराना की जान लेने की कोशिश क्यों की? उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर का चेहरा काफी कठोर हो गया। मिस्टर ग्रोवर ने उसे कहा, ये बात तुमसे किसने कही? उद्धरण चिन्ह। आराध्या फिर से सख्त लहजे में बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर को आराध्या की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, अपने डैड से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? और ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने थोड़े गुस्से में कहा, मुझे कुछ बातें जाननी थी बस इसलिए पूछा, पर लगता है आपके पास जवाब नहीं है। मिसेस ग्रोवर ने काफी गुस्से में कहा, हाँ की थी तो। शेखर खुराना भी कोई दूध की धुले नहीं है। तुम्हारे डैड से सारी डील्स उन्होंने छीन ली। ऐसे में तुम्हारे डैड क्या करते? उद्धरण चिन्ह। आराध्या गुस्से में बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ। डैड ने मिस्टर शेखर खुराना की जान लेनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें मारकर शेखर खुराना की कंपनी को अपने अंडर में करना चाहते थे। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पैसों के लिए आप किसी की जान लेने को तैयार हो गए। उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर ने गुस्से में आराध्या के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें कोई हक नहीं अपने डैड से इस तरह बात करने की। मत भूलो कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तुम्हें पाला है। तुम्हें बाड़ने करने में कितने पैसे खर्च किए हैं पता है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। अपनी मां की बातें सुनकर आराध्या हैरान रह गई। क्या सच में वो अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती थी? मिसेस ग्रोवर एक लालची किस्म की औरत थी। चाहे कितना भी पैसा, कितनी भी शोहरत उन्हें मिल जाए, मिसेस ग्रोवर को कम ही लगता था। उन्होंने आराध्या को एक दूसरा झटका देते हुए कहा, अपने डैड से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इस घर में तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या हैरानी से अपनी मां की तरफ देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर ने कहा, तुम्हें मिस्टर राकेश शेट्टी से अगले 15 दिनों में शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आराध्या को एक तेज झटका लगा। वो जानती थी राकेश शेट्टी किस किस्म का आदमी था। उसने गुस्से में कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है उस आदमी की उम्र करीब 40 साल होगी और आप अपनी 21 साल की बेटी को उस अधेड़ आदमी के साथ फंसाना चाहती हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। तुम्हारे डैड का बिजनेस काफी लॉस कर रहा है। अगर राकेश शेट्टी ने मदद का वादा न किया होता तो पक्का हम बैंकरप्ट हो जाते। अपनी मदद के बदले उसने तुम्हारा हाथ मांगा है तो इसमें गलत क्या है? उद्धरण चिन्ह। आराध्या को आज पहली बार मिस्टर और मिसेस ग्रोवर को अपने माँ बाप कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? अपने फायदे के लिए वो उसे एक ऐसे आदमी को बेचने जा रहे थे जिसे उसके जिस्म की भूख ना जाने कब से पाल रखी थी। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आराध्या ने काफी गुस्से में अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहा, मैं उस राकेश शेट्टी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर ने गुस्से में कहा, शादी तो तुम्हें उसी से करनी है, वो भी अगले 15 दिनों में। तैयार हो जाओ, वो आज शाम को तुमसे मिलने आ रहा है। उद्धरण चिन्ह।
आराध्या को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर उसने क्या गुनाह किया था जिसकी सजा उसे इस तरह भुगतनी पड़ रही थी। मिसेस ग्रोवर ने उसे उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि वो कहीं भागने न पाए। आराध्या ने रेहान और रेहान के बीच हुई बातें राशि को बताई थी। पहली बार में तो राशि को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर आराध्या के मॉम डैड का बर्ताव शुरुआत से ही उसकी तरफ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। इसका रीजन राशि समझ नहीं पाई थी, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आराध्या के डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने कमरे में आकर आराध्या रोने लगी, पर वह किसी भी कीमत पर राकेश शेट्टी से शादी करना नहीं चाहती थी। वह जानती थी अगर ऐसा हो गया तो उसे आराध्या के साथ जबरदस्ती करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तभी उसके फोन पर रेहान का कॉल आने लगा। ये देखकर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वह उसका कॉल रिसीव करना नहीं चाहती थी। अगर वो रेहान की फैमिली की मर्जी के खिलाफ उसके साथ आई तो उनके बीच कड़वाहट पैदा हो सकती थी, जो कि आराध्या कभी नहीं चाहेगी। बचपन से ही उसे अपनी बड़ी बहन से कम प्यार मिला था। प्यार से ज्यादा तो उसे दुत्कार मिली थी, इसलिए काफी छोटी उम्र से ही वह खुद को बदकिस्मत मानती आई थी। वहीं काफी बार कॉल पिक ना करने की वजह से रेहान को आराध्या की चिंता हो गई। उसने राशि से कहकर भी आराध्या का कॉल ट्राई करने को कहा, पर आराध्या ने उसका कॉल भी रिसीव नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। करीब शाम के 6 बजे आराध्या के घर पर एक 5 फीट 11 इंच के आसपास लंबा आदमी एंटर हुआ। उसने ब्लू कलर की बिजनेस सूट पहनी हुई थी, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, चेहरे पर उसकी उम्र झलक रही थी। ये राकेश शेट्टी था जो मिस्टर ग्रोवर को उनकी बिजनेस में हेल्प करने वाला था, पर इसके बदले में उसने आराध्या का हाथ मांगा था। उसके इस प्रपोजल पर बिना एक पल सोचे मिसेस ग्रोवर ने हाँ कर दिया। ये तक नहीं सोचा कि उस आदमी की उम्र 40 की है और उनकी बेटी तो इस वक्त मात्र 21 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल थी। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, फिर चाहे उनकी बेटी के साथ जो भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिस्टर ग्रोवर उसका वेलकम करते हुए बोले, आइए मिस्टर शेट्टी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर शेट्टी एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, इतना फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ग्रोवर। मैंने कहा ना, अगर आप अपनी बेटी मेरे हाथों सौंप देते हैं तो मैं आपकी सारी परेशानियां चुटकियों में दूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर मिसेस ग्रोवर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने काफी चापलूसी के साथ कहा, ये भी कोई कहने की बात है? हमारी बेटी तो आपकी ही है, आप जब चाहे उसे लेकर जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राकेश शेट्टी पहली बार किसी माँ के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ऐसा कुछ सुन रहा था, पर उसे इन सबसे क्या मतलब था? आराध्या उसकी हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं थी। वह बेसब्र होकर बोला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ग्रोवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप रुकिए, मैं अभी उसे बुलवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर राकेश शेट्टी उसे अकेले में मिलना चाहता था ताकि उसे आराध्या को अच्छी तरह देखने का मौका मिल सके। मिसेस ग्रोवर ने उसकी आंखें पढ़ ली थी, इसलिए वह हंसते हुए बोली, अरे इसकी क्या जरूरत है, वो अपने कमरे में होगी, जाइए जाकर मिल लीजिए उससे। उद्धरण चिन्ह। राकेश शेट्टी यही तो चाहता था। मिसेस ग्रोवर के इशारे पर वह उसके कमरे में चला गया। आराध्या कुछ सोचने में लगी थी। जैसे ही राकेश शेट्टी का घटिया चेहरा अपने सामने देखा, वह थोड़ा सहम गई और काफी गुस्से से उसे घूरने लगी। वह उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आराध्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने साइड में रखा फ्लावर वॉश अपने हाथों में ले लिया। राकेश शेट्टी एक गंदी हंसी हंसते हुए वही बेड पर बैठ गया और काफी लस भरे टोन में बोला, बेबी, अगले 15 दिनों में तुमसे शादी करने वाला हूँ, फिर तो तुम भी मुझे खुद को छूने देने से रोक नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसकी तरफ नफरत से देखते हुए बोली, तुम सच में बेहद घटिया हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक अंकल होते हुए एक बच्ची से शादी करते हुए? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर भी राकेश शेट्टी एक शातिर स्माइल करने लगता है। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखकर अपने होठों को सहलाते हुए बोला, मानना पड़ेगा इन कुछ सालों में तुम और भी सेक्सी हो गई हो, तुम्हारे साथ रातें गुजारने में बड़ा मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आराध्या पर एक गंदी नजर डालते हुए वहां से निकल गया। आराध्या को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथ ऐसा होने ही क्यों दे रही है? वो समझती थी अगर वह गलती से उसकी वाइफ बन गई तो वह उसे नोच नोच कर ही मार डालेगा। उसके माँ बाप को शायद इस बात से भी कोई फर्क न पड़े, क्योंकि पैसों के लालच ने उन्हें अंधा जो कर दिया था। अब आराध्या के पास सिर्फ एक ही उपाय था, किसी भी तरह से इस कैद से आजाद होना, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये काम वो कैसे करेगी। वो दोनों तो उसे हमेशा कमरे में बंद करके रखते हैं, उस पर कड़ी नजर रखते हैं। आराध्या के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रेहान और राशि उसे कॉल करके थक चुके थे। उसका फोन हर वक्त स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि मिसेस ग्रोवर ने आराध्या का फोन भी उससे छीन लिया था ताकि वह किसी की मदद न ले सके। राशि ने मिसेस ग्रोवर के पास कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आराध्या की तबीयत खराब है, इसलिए वह उनकी कॉल नहीं ले पा रही थी। उसकी तबीयत खराब होने की बात सुनकर राशि काफी परेशान हो गई। जब उसने आराध्या से मिलने की बात कही तो मिसेस ग्रोवर ने ये साफ कह दिया कि वह किसी से मिलना नहीं चाहती। राशि को दाल में कुछ काला लगा। ये बात उसने रेहान को भी बता दी। अब रेहान को पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और आराध्या की शादी का दिन आ चुका था। मिसेस ग्रोवर ने उसे जबरदस्ती शादी का लाल जोड़ा पहना दिया। आराध्या इस वक्त काफी बेबस थी, उसके हाथ उन्होंने बांध दिए थे। शादी उनके घर पर ही होने वाली थी। वक्त पर राकेश शेट्टी भी वहां आ चुका था। आराध्या से शादी होने की खुशी में वह शराब पीकर आया था, जिसकी गंध पूरे कमरे तक फैल रही थी। मिस्टर ग्रोवर को मिसेस ग्रोवर से कुछ बातें करनी थी, इस वजह से वो एक कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद 7 फेरे लेकर राकेश शेट्टी ने आराध्या को मंगलसूत्र पहनाकर उसके मान भर दिए। वह लंबा घूंघट लेकर बैठी थी, इस वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अब तो उसने तय कर लिया था कि आज की रात सुहागरात पर वह उसका चेहरा देखेगा। इसके साथ ही पंडित जी ने उनकी शादी संपन्न होने की घोषणा कर दी। मिसेस ग्रोवर ने कहा, आराध्या बेटा, अपने मॉम डैड का आशीर्वाद ले लो। उद्धरण चिन्ह। दोनों आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीचे झुके दुल्हन के सिर से उसका घूंघट उठ गया। वे सब हैरान रह गए, क्योंकि ये लड़की आराध्या नहीं थी। राकेश शेट्टी का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये उसकी बीवी कामिनी शेट्टी थी। मिसेस ग्रोवर ने कामिनी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यहाँ हो तो आराध्या कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़के की आवाज आई, वो यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। वहाँ पर रेहान आराध्या को लेकर हाजिर हो गया। साथ में ईशान, राशि और नित्या भी थे। आराध्या की मांग में सिंदूर था और उसके गले में मंगलसूत्र भी। रेहान ने आराध्या से शादी कर ली थी। मिसेस ग्रोवर ने आराध्या की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ये सब क्या है आराध्या, और ये लड़का कौन है? उद्धरण चिन्ह। नित्या उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा इन दोनों ने शादी कर ली है? उद्धरण चिन्ह। आराध्या काफी गुस्से में बोली, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर रेहान खुराना है और मैं उनकी वाइफ मिसेस आराध्या रेहान खुराना। उद्धरण चिन्ह। मिसेस ग्रोवर एक थप्पड़ आराध्या की तरफ मारने के लिए बढ़ती है, पर उनके हाथ उसके गालों को छू भी पाते उससे पहले ही रेहान उसे पकड़ लेता है और उसे झटकते हुए बोला, ऐसी गलती ना हो तो ही बेहतर होगा मिसेस ग्रोवर, वैसे आपकी गुनाहों का पुराना हिसाब किताब भी तो बाकी है ना? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने मिस्टर ग्रोवर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वैसे आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि मैं कौन हूँ। सालों पहले जिस मिस्टर शेखर खुराना की आप धोखे से जान लेना चाहते थे ना, मैं उनका बेटा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रेहान ने ये कहा, मिस्टर और मिसेस ग्रोवर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आगे जारी रखते हुए बोला, मैं और आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आप उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी इस अधेड़ उम्र के आदमी से करना चाहते थे।
ये जानते हुए कि वो ऑलरेडी मैरिड है, क्या खुद को माँ बाप कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। रेहान उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, ईशान, कॉल दी पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश शेट्टी वहां से फरार हो गया। वहीं मिसेस ग्रोवर के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। उन्होंने रेहान से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, बेटा ऐसा मत करो, हम दोनों आराध्या के माँ बाप हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि को भी इस वक्त उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या सच में? पर आप दोनों की हरकतें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों आराध्या के पेरेंट्स हो। क्या उस वक्त आप ये बात भूल गए थे जब अपनी बेटी की शादी उसे उन्होंने कई गुना बड़े आदमी से करवाने जा रहे थे? उद्धरण चिन्ह। आराध्या बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसे अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो उसे भी डाउट हो रहा था, वो दोनों उसके असली माँ बाप थे भी या नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ गई और दोनों को ले गई। रेहान आराध्या की तरफ देखकर बोला, बेबी, जब तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो तुम मुझे एक बार बता नहीं सकती थी? अगर हमें वक्त पर पता नहीं चला होता तो अब तक उस राकेश शेट्टी से तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तुम्हें पता भी है कितना घटिया आदमी है वो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या इस बात का क्या जवाब देती? उसने धीरे से कहा, जब अपने ही माँ बाप आपके लिए कब्र खोदना शुरू कर दे तो बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सच कहूँ तो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, पर जब आपको अपनी परेशानी बतानी चाहिए तब मेरा फोन मुझसे छीन लिया गया था। मुझे हर वक्त कमरे में बंद रखा जाता, तो आप ही बताइए मैं क्या करती? उद्धरण चिन्ह। अपने बीते दुखों को याद करके आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। ये वक्त उसके लिए आसान नहीं था। नित्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इट्स ओके आराध्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम्हारे मॉम डैड उस अधेड़ उम्र के अंकल से तुम्हारी शादी क्यों कराना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने एक नजर सामने की तरफ देखा और बोली, राकेश शेट्टी मेरे डैड के बिजनेस को दोबारा खड़ी करने में उनकी हेल्प करने वाला था। बदले में उसने मेरा हाथ मांगा था। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो अंत भला तो सब भला। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने कहा, नहीं भाई, अब अंत भला नहीं हुआ है। आप जानते हैं ना, विहान भाई और अंकल आंटी आराध्या को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके गाइस, हमने आराध्या को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है ये तुम सब मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। वे सब वहां से निकल गए। आराध्या अभी भी शादी के जोड़े में थी। खूबसूरत तो वह बहुत लग रही थी, पर चेहरा बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था। रेहान उसे अपने अपार्टमेंट ले आया, जहां कभी कभी रेहान रहा करता था, पर अब ये बिल्कुल खाली था। वहां आते ही आराध्या काफी चिंता में रेहान की तरफ देखकर बोली, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, पर अब अपनी फैमिली से क्या कहोगे? कहीं उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, रिलैक्स सिली गर्ल, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मैंने तुमसे कहा ना, बाकी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। भले ही हमारी शादी जैसे भी हालातों में हुई हो, पर अब तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बातें सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। अब इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेली थी। उसके माँ बाप तो उसके ही दुश्मन बने बैठे थे। अगर रेहान ने उसका हाथ जरा भी छोड़ा तो वो दोनों उसके साथ ही कुछ गलत करवा देंगे। आराध्या रोते हुए बोली, रेहान प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना मेरे मॉम डैड मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। पैसों के लालच में वो मेरे साथ कुछ गलत करवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उद्धरण चिन्ह। रेहान को आराध्या का यूं उसके सामने गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा। उसने उसे अपनी बाहों में छिपाते हुए उसके सिर को आहिस्ते से चूम कर कहा, रिलैक्स, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। रेहान की बाहों में आराध्या को एक राहत का एहसास हो रहा था। रेहान उससे अलग होकर उसके आंसू पोंछ लेता है और कहता है, जाकर चेंज कर लो, क्लोजेट रूम में तुम्हारे कपड़े रखे हैं। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद चेंज करके जब बाहर आई तो रेहान वहां पर नहीं था। वह किचन में चली आई तो देखा कि वह कुकिंग कर रहा था। शायद वह दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा था। आराध्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? कभी बताया नहीं मुझे। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर रेहान स्माइल कर देता है। रोने की वजह से आराध्या की आंखें लाल थी और चेहरे हल्का सूजा हुआ लग रहा था। उसके मांग में सिंदूर अभी भी मौजूद था और गले में एक छोटा सा प्यारा मंगलसूत्र भी। इस लुक में वह बहुत प्यारी लग रही थी। आराध्या के बाल भी कमर तक लंबे थे। रेहान उसे एक बाउल में सूप सर्व करके देता है। आराध्या सूप पीने लगी। उसे ये काफी टेस्टी लगा। आज इतने झमेले की वजह से उसने ढंग से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी लग रही थी। डिनर के वक्त आराध्या ने ढेर सारा खाना खाया। रेहान समझ सकता था कि वह काफी भूखी रही होगी। डिनर के बाद दोनों बेडरूम में आ गए। भले ही दोनों की शादी हो चुकी थी, पर रेहान उसे अपने साथ सहज होने का पूरा मौका देना चाहता था, इसलिए वह आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ काउच पर सो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने काउच की तरफ इशारा किया और उस तरफ जाने लगा, पर आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी बेड पर ही सो जाओ। वैसे भी अब हम दोनों पति पत्नी हैं। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने हाँ में सिर हिला दिया। आराध्या बेड पर आकर एक तरफ लेट गई। रेहान भी उसके बगल में लेट गया। उसे सोच में डूबा देख रेहान बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने एक नजर रेहान की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी कुछ इस तरह से हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वह आराध्या के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, एक बार सब कुछ सेटल हो जाने दो, फिर तुम और मैं काफी धूमधाम से शादी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कुछ सोचकर आराध्या बोली, रेहान आई थिंक हमें कुछ दिन अपनी शादी सीक्रेट रखनी होगी, जब तक तुम्हारे फैमिली वाले हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। रेहान को भी आराध्या की बातें सही लगी, क्योंकि अगर उसकी फैमिली को दोनों की गुपचुप शादी के बारे में पता चली तो हंगामा खड़ा हो सकता था। इसलिए रेहान ने हाँ में सिर हिला दिया। कल आराध्या के टेस्ट थे, इसलिए रेहान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कल तुम्हारे टेस्ट हैं, जल्दी सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखते हुए रेहान भी कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। कल का दिन तो उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट था, क्योंकि कल वह से वाइस प्रेसिडेंट खुराना इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने वाला था। ईशा और रेहान भी अपने नीदरलैंड ट्रिप से कल वापस आने वाले थे। वही नित्या को अपने टेस्ट से रिलेटेड कुछ स्टेशनरी सामान खरीदने थे, इस वजह से वह एक शॉप के पास उतर गई। ईशान राशि को छोड़ने उसके घर की तरफ चला गया। आते वक्त वह नित्या को पिक करने वाला था। सामान खरीदने के बाद नित्या इधर उधर टहलने लगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वह रोड पर चलने लगी। चलते चलते उसे सामने का ख्याल ही नहीं रहा। एक बाइक वाला उसे टक्कर मार ही देता कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नित्या इन सबसे काफी हैरान हो गई। जब सामने देखा तो यह मानव था। वह नित्या को डांटते हुए बोला, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। उद्धरण चिन्ह। पर मानव का ऐसा कहना नित्या को गुस्सा दिला गया। वह थोड़ी गुस्से में बोली, तो इससे आपको क्या? उद्धरण चिन्ह। मानव को नित्या से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। क्या वो उससे अब तक नाराज थी? उसका रवैया देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसने नित्या का हाथ पकड़कर अपनी कार के पास लाते हुए कहा, पागल मत बनो,
और यहाँ अकेले अकेले क्यों मंडरा रही थी? चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने चिढ़ते हुए कहा, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, आपको तो इम्पोर्टेंट काम होंगे ना। वैसे भी इस सिटी के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं आप, जाइए अपने काम कीजिए, मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ईशान भाई आते होंगे। उद्धरण चिन्ह। मानव ने कुछ नहीं कहा और नित्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा दिया। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए इरिटेट होकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। मानव उसकी तरफ एक तेज निगाहों से घूरते हुए बोला, वैसे मैं कह सकता हूँ, इन बीते सालों में तुम और भी जिद्दी और नखरेबाज हो गई हो। आखिर मल्होत्रा फैमिली की लिटिल प्रिंसेस जो हो, जिद्दी तो होगी ही। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फुला लिया। वह खिड़की से बाहर तारों भरे आसमान की तरफ देखने लगी। अपने फुले हुए गालों के साथ वह और भी क्यूट लग रही थी। ये देखकर मानव के चेहरे पर न चाहते हुए भी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद नित्या ने सामने की तरफ देखा तो उसकी निगाहें कार ड्राइव कर रहे मानव पर चली गई। वह काफी शांत और स्थिर नजर आ रहा था। नित्या ये बात कह सकती थी कि वह पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। नित्या को अपनी तरफ देखता देख मानव कार ड्राइव करते हुए ही बोला, ऐसे क्या देख रही हो? क्या आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर नित्या हड़बड़ा गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे भी मैंने आपसे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम लड़के देखे हैं, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मानव मन स्माइल करता है। नित्या को लगा कि शायद ये मल्होत्रा पैलेस जाने का रास्ता नहीं है। उसने मानव की तरफ घूरते हुए कहा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके इस रिएक्शन पर मानव स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नित्या उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आप में इतनी हिम्मत है, मुझे हाथ भी लगाकर दिखाई तो मैं मान जाऊं। मेरे दोनों भाई आपकी चटनी बना देंगे, समझे? उद्धरण चिन्ह। नित्या के मुंह से ये क्यों धमकी सुनकर मानव हंस पड़ता है। हंसते हुए वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। नित्या उसे चुपके से देख लेती है, क्योंकि प्यार तो उसे वो अभी भी करती थी। तभी वहां पर स्पीड ब्रेकर आ जाता है और मानव जोर से कार पर ब्रेक लगाता है। इस झटके की वजह से नित्या उसकी तरफ गिर जाती है। मानव उसे एक हाथ से थामते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। मानव का उसकी इस तरफ फिक्र करना नित्या को एक अलग सा एहसास करा गया। उसने ना में सिर हिलाया और जल्दी से अलग हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों उसके अपार्टमेंट पहुंच गए। ये देखकर नित्या ने कहा, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इतनी रात को मुझे अपने अपार्टमेंट लेकर क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। मानव उसकी तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे आदि से कुछ काम था इसलिए अपने फाइल लेना था मुझे। चलो इसी बहाने तुम्हें अपने हाथ की कॉफी भी टेस्ट करा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मानव काफी टेस्टी कॉफी बनाता था। नित्या ये बात जानती थी। पहले तो उसने मना करना चाहा, फिर कुछ सोचकर बस उसके पीछे पीछे चली आई। वह अपने जरूरी फाइल निकालकर नित्या के लिए कॉफी बनाने किचन में चला गया। नित्या वही लिविंग एरिया में सोफे पर बैठी हुई थी। मानव का फोन वही सोफे के सामने वाले टेबल पर रखा हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। कॉल शायद किसी लड़की का था। कॉलर आईडी देखकर नित्या का दिल टूटने लगा। उसे लगा शायद ये मानव की गर्लफ्रेंड होगी। जब पूरी रिंग जाने के बाद भी मानव ने कॉल पिक नहीं किया तो उसी नंबर से दोबारा कॉल आने लगा। फोन की रिंगटोन सुनकर मानव किचन से वहां पर आया। नित्या ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। मानव कॉल रिसीव करने के लिए सामने ग्लास वॉल की तरफ चला गया। वह सामने वाले से काफी हंस हंस कर बात कर रहा था। इससे तो यही पता चलता था कि वो इंसान मानव के लिए खास था। नित्या का मन काफी दुखी हो गया। तभी मानव वहां दरवाजे से निकलकर नीचे आ गया। नित्या उसे छिपकर चुपके से देखने लगी। नीचे एक कार के पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। शायद कॉल इसी का था। उस लड़की ने मानव को हक कर लिया। ये देखकर नित्या का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये मानव की गर्लफ्रेंड है। कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों से उसे यही लग रहा था कि मानव सिंगल होगा, उसके दिल में कोई नहीं होगा, पर शायद वो गलत थी। अब उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्यार के मामले में उसकी किस्मत काफी खराब थी। मानव वापस आकर किचन में चला गया। नित्या वही कोने में ही छिपी रही। अब वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मानव जब उसकी कॉफी लेकर बाहर आया तो नित्या वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा भी, पर नित्या तो वहां से जा चुकी थी। मानव थोड़ा परेशान हो गया था। उसे लगा शायद वो मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल चुकी है। उसने परेशान होते हुए खुद से कहा, ये लड़की बिना पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करती है। उद्धरण चिन्ह। वो जरूरी फाइलें लेकर मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गया। नित्या ऑटो में बैठकर घर के लिए बहुत पहले निकल चुकी थी। उसकी आंखों में आज आंसू थे। वह अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। नित्या समझ चुकी थी कि अब मानव का इंतजार करना बेकार है। शायद वो उसकी किस्मत में ही नहीं है। मानव जब मल्होत्रा पैलेस पहुंचा, नित्या उसे हॉल में ही नजर आ गई। वो फिक्रमंद होकर बोला, तुम यहाँ पहुंच गई? मैं तुम्हें अपार्टमेंट में सब जगह ढूंढ रहा था, तुम बिना बताए क्यों आ गई? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि नित्या कुछ कहती वहां पर आदित्य आ गया। वो समझ गई अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब उसे मानव से दूरी बनानी थी। अपने दिल में उसके लिए बसे प्यार को अब मिटाना था उसे। वह अपने कमरे में चली गई। मानव आदित्य से बातें करने लगा। अगले दिन ईशा और विहान अपने 7 दिनों के नीदरलैंड्स ट्रिप से वापस इंडिया आ चुके थे। उन्होंने ये ट्रिप बहुत एंजॉय की और अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जिया। विहान के लिए आज का दिन इंपोर्टेंट था, क्योंकि आज रेहान से वाइस प्रेसिडेंट कंपनी ज्वाइन करने वाला था। वे दोनों आज साथ में ऑफिस के लिए निकले। आज रेहान आराध्या के बारे में भी बात करने वाला था। उसने पहले ही उसे कॉलेज भेज दिया था, पर उसे यकीन था राकेश शेट्टी इतनी आसानी से आराध्या का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। इस वजह से भी रेहान अब देरी करना नहीं चाहता था। वह मिस्टर और मिसेस ग्रोवर की फितरत से भी वाकिफ हो चुका था। ऑफिस पहुंचकर रेहान ने अपनी पोजीशन ज्वाइन कर ली। कंपनी के चीफ ऑफिसर्स ने बुकेस के साथ उसका स्वागत किया। अपने काम समझने के बाद रेहान अपने भाई के कैबिन में आ गया। रेहान इस वक्त अपने इंपोर्टेंट फाइल रीड कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते से वह छुट्टी पर था, इसलिए अब वह अपने पेंडिंग कामों की इंफॉर्मेशन ले रहा था। रेहान उसके कैबिन में आकर बोला, भाई आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने एक नजर रेहान की तरफ देखा। आज से पहले इतना सीरियस उसने उसे कभी नहीं देखा था। कुछ सोचकर उसने अपनी फाइलें डेस्क पर रख दी और वहां से उठकर कैबिन के सोफे पर बैठ गया। रेहान उसके सामने बैठते हुए बोला, भाई मैंने मिस्टर संजीव ग्रोवर और उनकी वाइफ मिसेस ग्रोवर को पुलिस के हवाले कर दिया। उद्धरण चिन्ह। रेहान के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज था। उसे लगा नहीं था इंडिया आते ही उसे इतना बड़ा झटका मिलने वाला है। रेहान ने अपने भाई के चेहरे की तरफ देखकर इसका रीजन पूछा तो रेहान ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह मिस्टर और मिसेस ग्रोवर आराध्या की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी बुरे आदमी से कर रहे थे। रेहान ये सुनकर काफी हैरान हो गया, पर रेहान ने अपनी और आराध्या की शादी की बात अपने भाई से छिपाई। उसने रेहान को एक्सप्लेन करते हुए कहा, भाई मैंने मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर के बारे में जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा घटिया और गिरे हुए निकले। कंपनी की प्रॉफिट के लिए वो अपनी बेटी तक को बेचने को तैयार हो गए। कैन यू इमेजिन दैट? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने किसी से कहकर इस बारे में पता करने को कह दिया था। इन्फॉर्मेशन मिलने पर रेहान को यकीन हो गया कि रेहान की बातें बिल्कुल सच है। रेहान ने अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहा, आराध्या के लिए दोनों का बर्ताव देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसके पेरेंट्स हो ही ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने भाई की एक एक बात को काफी गौर से सुन रहा था। उसने रेहान की तरफ एक उम्मीद के साथ कहा, भाई प्लीज
आराध्या इस वक्त बहुत अकेली हो गई है। अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो वो राकेश शेट्टी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये उसकी सेफ्टी का सवाल है, इसलिए आप मुझे उससे दूर रहने को नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। कुछ सोचकर रेहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आराध्या को मैंने अभी भी अप्रूवल नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपने भाई की बात मानते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गया। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको कोई तकलीफ हो। और ये बात मुझे आराध्या ने ही समझाया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह विहान के कैबिन से बाहर आ गया। विहान ने किसी को कॉल करके आराध्या की सारी डिटेल्स लाने को कहा। वह जानना चाहता था क्या वह सच में मिस्टर संजीव ग्रोवर की बेटी थी भी या नहीं। वहीं अपने कैबिन में आकर रेहान ने आराध्या को कॉल किया। 2-3 रिंग में ही उसने कॉल रिसीव कर लिया। रेहान ने पूछा, टेस्ट कैसा गया? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने जवाब दिया, अच्छा था। उद्धरण चिन्ह। लंच किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। और तुमने? उद्धरण चिन्ह। बस अभी कर लूंगा, अपना ख्याल रखना, हम शाम को मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विहान को आराध्या की सारी डिटेल्स मिल चुकी थी। उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़कर वह काफी ज्यादा हैरान था। वाकई में वह मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थी। मिस्टर ग्रोवर के पिताजी के कहने पर उन्होंने इस बेसहारा और अनाथ बच्ची को गोद लिया था। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से दोनों का बर्ताव आराध्या के लिए अच्छा नहीं था। उसे ये भी पता चल चुका था कि आराध्या वैसी लड़की नहीं है जैसा उसने उसके बारे में परसेप्शन बनाया था, बल्कि वह साफ दिल की लड़की है। लेकिन क्या आराध्या ये बात जानती थी कि वह मिस्टर और मिसेस ग्रोवर की खुद की बेटी नहीं है? शायद वो ये बात नहीं जानती थी। शाम के वक्त जब रेहान ऑफिस से अपार्टमेंट के लिए निकला तो उसने आराध्या के लिए उसकी फेवरेट शेजवान नूडल्स और एक्स्ट्रा चीज पिज्जा ले लिया, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद था। अपार्टमेंट पहुंचकर कार पार्क करके अपने हाथों में वो पार्सल लेकर जब अंदर आया तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ये देखकर उसे आराध्या की काफी फिक्र होने लगी। जब जैसे ही अंदर आया, आराध्या लिविंग रूम में बैठकर डोरेमोन देख रही थी। ये देखकर रेहान की फिक्र गायब हो गई। वह किसी छोटे बच्चे की तरह कार्टून देख रही थी। रेहान ने रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। ये देखकर आराध्या उसे घूरने लगी। उसने रेहान को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत है? उद्धरण चिन्ह। रेहान भी उसकी तरफ देखकर बोला, वही तो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये क्या हरकतें हैं? तुम दरवाजा हमेशा खुला क्यों छोड़ देती हो? मुझे फिक्र हो गई थी तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। लाइट ब्लू कलर के 3-पीस सूट में रेहान आज काफी मैच्योर और हैंडसम लग रहा था। उसकी बियर्ड भी हल्की हल्की उगाई थी, जो काफी सलीके से सेट किए हुए थे। ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग लग रही थी। आराध्या को अपनी तरफ यूं घूरता देखकर रेहान बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने कहा, आज तुम बहुत हैंडसम लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। आज पहली बार आराध्या ने उसकी तारीफ की थी, वरना आज से पहले दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ा करते थे। पर यूं लड़ते झगड़ते कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। अब तो दोनों की शादी भी हो गई थी, पर रेहान को उसके मुंह से तारीफ हजम नहीं हुई। वो अपने साथ लाया पार्सल टेबल पर रखकर आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? डिड यू से कि आज मैं हैंडसम लग रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने ये बात उसके करीब आकर कही थी। आराध्या तो असहज हो गई, इसलिए वह इधर उधर देखते हुए बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। रेहान उसे अपने करीब करते हुए बोला, बिल्कुल कर सकती हो। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड बेबी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आराध्या के गालों को चूम लेता है। उसकी इस हरकत ने आराध्या की धड़कनें काफी तेज कर दी थी, जिसकी शोर रेहान आराम से सुन पा रहा था। उसे आराध्या की इस हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। रेहान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? आर यू ऑलराइट? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने रेहान से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी हालत पर हंसता है और उसे ज्यादा तंग न करते हुए वो पार्सल आराध्या के हाथों में थमा देता है। वह उन पार्सल की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए तुम्हारे लिए ये ले आया। उद्धरण चिन्ह। अंदर का खाना निकालकर आराध्या ने जब उसे देखा तो वह काफी खुश हो गई। सच बात तो ये थी कि इस वक्त उसे यही खाने का मन हो रहा था। वह तुरंत उसे खाने लगी। उसे खुश देखकर रेहान के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। वह फ्रेश होने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद जब अपने बाल सुखाते हुए बाहर आया तो देखा आराध्या सारा खाना खा चुकी थी और उसने कचरे इधर उधर फैलाए हुए थे। ये देखकर रेहान का दिमाग खराब हो गया। वैसे भी उसे साफ सफाई से काफी ज्यादा प्यार था और गंदगी से उतनी ही नफरत। खा पीकर सोफे पर आराम से पड़ी आराध्या को देखकर रेहान घूरते हुए बोला, आराध्या, ये सब क्या है? अगले 5 मिनट में मुझे ये कचरा साफ मिलना चाहिए, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने बेपरवाही से अपने फैलाए कचरे की तरफ देखा और धीरे से बोली, इतना डांट क्या रहे हो? कर दूंगी साफ, बस पेट में जरा दर्द हो रहा है, थोड़ा ठीक हो जाने दो। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी खाती क्यों हो कि पेट में दर्द ही शुरू हो जाए? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अब इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? पहले खुद ही खाना लाते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो। इससे अच्छा तो तुम खाना लाते ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह गुस्से में वहां से उठकर कमरे में चली गई। वह रेहान से नाराज हो गई थी। रेहान उसे वहां से जाते देख हैरान रह गया। आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे वह नाराज हो गई? वह तो आराध्या की भलाई के लिए ही बोल रहा था। रेहान आराध्या का फैलाया कचरा साफ करते हुए खुद से बोला, ये लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये कब किस बात पर नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। डिनर कुक करने के बाद जब वह अपने बेडरूम में वापस आया तो देखा आराध्या अभी भी लेटी हुई थी। क्या वह अब तक उससे नाराज थी? रेहान को तो यही लग रहा था। उसने आराध्या को मनाते हुए कहा, बेबी, डिनर रेडी है, चलो खा लो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने कुछ नहीं कहा और बेड से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। अपनी चेयर में बैठकर वह इत्मीनान से खाने लगी। रेहान उसकी तरफ देखता रह गया। वह बड़ी शांति से खा रही थी। रेहान ने भी उससे कुछ नहीं कहा। डिनर के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। आराध्या ने अभी भी रेहान से एक शब्द नहीं कहा था। वह बेड पर अपने साइड लेट गई। इस वक्त वह रेहान की तरफ पीठ किए हुए थी। वह भी उसके बगल में लेटकर आराध्या को ही देखे जा रहा था। वह इतनी शांत क्यों थी? क्या अभी भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई? ये सोचते हुए ही उसे नींद आ गई। करीब रात के 12 बजे उसे किसी के कराहने की आवाज आई। रेहान की नींद खुल गई तो उसने देखा कि ये आराध्या थी, जो दर्द से कराह रही थी। वह बेड पर ही उठ बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आराध्या, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। उसने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उसके माथे पर हाथ रखा था तो पाया कि यह काफी ज्यादा गर्म है। आराध्या की बॉडी बिल्कुल किसी भट्टी की तरह जल रही थी। रेहान काफी परेशान होकर बोला, तुम्हें तो काफी तेज बुखार है। उद्धरण चिन्ह। वह फर्स्ट एड बॉक्स से एक इंजेक्शन ले आया, पर उसे देखकर आराध्या के चेहरे पर पसीना आ गया। वह अपने दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
रेहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस इंजेक्शन से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ही पलों में नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारे पेन में भी काफी राहत मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। पर आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे वापस रखो। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए बोला, पर क्यों? तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है और तुम हो कि इंजेक्शन लेने से मना कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज रेहान, इंजेक्शन से काफी दर्द होता है, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर रेहान ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे आराध्या रिक्वेस्ट करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह किचन से दूध गर्म करके ले आया और उसे एक मेडिसिन देते हुए बोला, ये मेडिसिन ले लो, तुम्हें राहत मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने वो मेडिसिन ले ली। बुखार तो थोड़ी देर में उतर चुका था, पर पैरों का दर्द अभी भी बरकरार था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए थे, जब कई बार उसने इतने ही दर्द में कई रातें गुजारी थी। उस वक्त कोई उसकी फिक्र करने वाला नहीं था, पर आज उसके पास कोई था जो उसकी बेइंतहा फिक्र करता था। कुछ सोचकर वह रोने लगी। ये देखकर रेहान काफी घबरा गया। इतनी रात को वह उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले सकता था। उसने आराध्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंद होकर बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आराध्या रोते हुए बोली, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक्चुअली उसे बचपन से ही आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, पर मिस्टर और मिसेस ग्रोवर ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से बढ़ती उम्र के साथ आराध्या की तकलीफ भी बढ़ चुकी थी। रेहान ने फर्स्ट एड बॉक्स से एक पेन रिलीफ ऑयल लिया और आराध्या के पैरों में मसाज करने लगा। धीरे धीरे उसे राहत महसूस होने लगी। करीब आधे घंटे की मसाज में उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो चुका था। रेहान उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने रेहान की तरफ देखते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसे क्या मन हुआ कि वह एकदम से रेहान के गले लग गई। उसने आराध्या को अपनी बाहों में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे आराध्या रो रही है। उसने उसे खुद से अलग किया तो वो वाकई में रो रही थी। रेहान उसके आंसू पोंछ देता है। आराध्या अपनी नम आवाज में बोली, आज से पहले किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की थी, मेरे माँ बाप ने भी नहीं। थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए। पता नहीं तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसके माथे को चूम कर बोला, तुम मेरी हो और तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? आज से पहले तुमने कितने दर्द सहे मैं ये तो नहीं जानता, पर आज के बाद मैं तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेले सहने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आराध्या एक बार फिर रेहान के गले लग गई। उसे सुलाने के बाद रेहान खुद भी उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह आज आदित्य के ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वह दीक्षा को आज मुंबई के एक फेमस फैशन शो में लेकर जाने वाला था, जहां इंडिया के मशहूर फैशन डिजाइनर्स के शानदार कलेक्शंस की ओपनिंग होने वाली थी। दीक्षा इसके लिए बेहद ही एक्साइटेड थी। वह पहली बार आदित्य के साथ ऐसे शो देखने जाने वाली थी। वैसे तो आदित्य को इस शो में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, पर वह इसमें एक दर्शक के लिहाज से जाने वाला था। आदित्य चाहता था कि दीक्षा इस शो को देखे। इसके पीछे उसका एक दूसरा मकसद भी था। शो सुबह के करीब 11 बजे शुरू होने वाला था, इस वजह से वो लोग 10 बजे ही निकल चुके थे। वहां पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता था। नन्ही आर्या भी अपने मॉम डैड के साथ थी। दीक्षा ने उसे ब्लू कलर की टॉप और जींस की एक मिनी स्कर्ट पहनाई थी, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वे लोग तय वक्त पर वहां पहुंच गए। शो शुरू हो चुका था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल रैंप पर वॉक कर रही थी। उनके खूबसूरत और डिजाइनर कपड़ों को देखकर दीक्षा काफी हैरान हो रही थी। वाकई में इन्हें डिजाइन करने में काफी ज्यादा मेहनत और स्किल्स की जरूरत थी। शो का मजा लेते हुए दीक्षा को भी जैसे कुछ याद आया। वह भी तो इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी ना। उसने अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर फाइनल एग्जाम के बाद उसे अपनी मां बनने की खुशखबरी मिली। फिर बच्चे के जन्म के बाद तो वह अपने सपने को भूल ही गई थी। उसने इंटर्नशिप के लिए कई फैशन हाउसेस चुन भी रखे थे, पर वह उसमें कभी अप्लाई नहीं कर पाई। उसने एक नजर नन्ही आर्या की तरफ देखा। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर वह अंदाजा लगा सकती थी कि इस शो को वह काफी एंजॉय कर रही है। शो खत्म होने के बाद वो सब मल्होत्रा पैलेस वापस आ गए। वहां से आने के बाद दीक्षा काफी शांत नजर आ रही थी। ये देखकर आदित्य ने नन्ही आर्या को दीक्षा की गोद से लेकर नीचे कापे पर उसके खिलौनों के बीच रख दिया, जहां वो काफी इत्मीनान से खेलने लगी। आदित्य दीक्षा का एक हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने उसे अपने मन की बात कह दी। फिर आगे कहा, आप तो जानते हैं मेरा फैशन डिजाइनर बनने का शुरू से ही सपना रहा था, पर आर्या के जन्म के बाद मैं अपनी ही दुनिया में खो गई और सच कहूं तो मैं अपने सपने को भी भूल चुकी थी। पर अब मैं अपने करियर में कमबैक करना चाहती हूँ। क्या मैं ये कर पाऊंगी आदि? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने दीक्षा का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स वाइफी, सच कहूं तो मैं तुम्हें जानबूझकर उस शो में लेकर गया था ताकि तुम्हें अपने ड्रीम, अपने पैशन का रियलाइजेशन हो, और मैं इसमें सफल भी रहा। मुझे खुशी है कि तुम कमबैक करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। पर दीक्षा के लिए ये सफर आसान होने वाला नहीं था। तब वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करती थी, पर अब उसके ऊपर एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी थी जो मुश्किल से अभी 1 साल की हुई थी। ऐसे में इंटर्नशिप करना और फैशन के करियर में आगे बढ़ना उसके लिए चैलेंजिंग तो था। दीक्षा के मन में ये सवाल आ रहा था, इसलिए उसने पूछ ही लिया, पर आदि, मैं अपने करियर के साथ हमारी नन्ही बेटी को कैसे संभालूंगी? आप जानते हैं वो सिर्फ 1 साल की है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को सबसे ज्यादा परवाह आर्या की हो रही थी। इंटर्नशिप करते वक्त उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होगा, ऐसे में वह उसे कैसे वक्त दे पाएगी? आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी, सिर्फ तुम आर्या की मॉम नहीं हो, मैं भी तो उसका डैडी हूँ। हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे। वैसे भी जब वह बड़ी होगी तो उसे अपनी मम्मा पर प्राउड होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातों ने दीक्षा के फेस पर स्माइल ला दी थी। वह उसे हक करते हुए बोली, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा सपोर्टिव हस्बैंड मिला। आई लव यू आदि। आदित्य उसके होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, आई लव यू टू वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर नन्ही आर्या अपने नन्हे पैरों से दौड़ते हुए अपने मॉम डैड के पास आ गई। आदित्य ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और आहिस्ते से बेड पर बिठा दिया। दीक्षा कल ही अपनी इंटर्नशिप के लिए कोई फैशन वेयरहाउस सिलेक्ट करने वाली थी, ताकि उसका और टाइम वेस्ट ना हो। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद उसे इंटरव्यू की भी तैयारी करनी थी। वह किसी अच्छी फैशन वेयरहाउस से अपनी इंटर्नशिप करना चाहती थी ताकि उसे काफी कुछ सीखने का मौका मिले। अगली सुबह दीक्षा लैपटॉप लेकर अपने काम में लग चुकी थी। सामने नन्ही आर्या अपने टॉयज और डॉल्स के साथ खेलने में बिजी थी। ये बात दीक्षा के लिए अच्छी थी कि आर्या उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी। एक बार जब खेलने बैठती तो काफी वक्त तक ऐसे ही खेलती रहती थी। जब उसे भूख लगती तभी वह रोना शुरू करती, जिससे दीक्षा को पता चल जाता कि उसकी बच्ची को भूख लगी है। कभी कभी वह सोते वक्त भी अपने मॉम डैड को परेशान करती, पर अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले उसने दीक्षा और आदित्य को कम ही परेशान किया था। 1 घंटे की मेहनत के बाद दीक्षा को मुंबई का एक फेमस और जाना माना फैशन वेयरहाउस मिल गया, जहां पर वह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती थी। दीक्षा ने इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन डाल दिया था। अब अगले 7 दिन बाद उसे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता लगने वाला था। वह कुछ और रिसर्च करती इससे पहले ही उसे नन्ही आर्या की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह बेड से नीचे की तरफ देखती है तो उसकी बच्ची उसकी तरफ देखकर रो रही थी। दीक्षा समझ गई कि उसे भूख लगी है। वैसे भी आर्या का फीडिंग टाइम हो चुका था। वह लैपटॉप साइड कर देती है और आर्या को अपनी गोद में लेकर उसे फीड कराने लगी। वह अपने एक हाथ से उसके सिर को प्यार से सहला रही थी।
तभी वहाँ पर आदित्य ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आया। व्हाइट और ग्रे कलर के 3 पीस सूट के कॉम्बिनेशन में वह काफी हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक बच्ची का बाप होगा। आदित्य की निगाहें जब दोनों माँ बेटी पर पड़ी तो वह स्माइल करने लगा। आर्या काफी इत्मीनान से अपनी मम्मा की गोद में लेटी हुई अपना फीडिंग टाइम एंजॉय कर रही थी। वह आर्या के सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, जब इसे भूख लगी हो तो डैडी की तरफ देखती भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सच थी। जब उसे भूख लगती थी तो सिर्फ मम्मा ही याद आती थी। दीक्षा ने एक हाथ से नन्ही आर्या को थामे हुए दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाकर बोली, बेटा डैडी को बाय कर दो। उद्धरण चिन्ह। आर्या आदित्य की तरफ एक नजर देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से बाय करते हुए अपनी मासूम आवाज में बोली, बाय डैडी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य नन्ही आर्या के मुलायम गालों को प्यार से चूम कर बोला, बाय बेटा, डैडी जल्दी घर आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों माँ बेटी को बाय करके आदित्य अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी एक इंपोर्टेंट मीटिंग थी। इसी तरह देखते एक हफ्ता बीत चुका था। दीक्षा के अपना इंटर्नशिप एप्लीकेशन चेक किया तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका था। अगले 20 दिन बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये देखकर वह काफी खुश हो गई। उसने अपना पहला कदम मजबूती से रख लिया था। वहीं इन 1 हफ्तों के दौरान रेहान और आराध्या के बारे में सब पता चल चुका था, पर फिर भी वह ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता न हो। वक्त बीतने के साथ ईशान और राशि की शादी का दिन भी करीब आ चुका था। आज से उनकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम आज खन्ना हाउस में ही रखा गया था और संगीत कल रात को यहीं पर होने वाली थी। शादी मल्होत्रा पैलेस में होने वाली थी। हल्दी के लिए राशि के कुछ फ्रेंड्स और मल्होत्रा फैमिली उनके घर पर आ चुकी थी। सबने आज येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। राशि को येलो कलर की साड़ी पहनाई गई थी और फ्लोरल ज्वेलरी से वह सजी हुई थी। इस फंक्शन में आराध्या और रेहान भी आए थे, पर दोनों अलग अलग आए थे। ईशान, राशि और नित्या के अलावा उनकी शादी के बारे में और कोई नहीं जानता था। हालांकि रेहान को इस बारे में पता चल चुका था। राशि की सौतेली बहन नेहा और उसकी सौतेली मां मालिनी कोई गड़बड़ न कर पाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया था। सबने ईशान और राशि को हल्दी लगाया। स्माइल करते हुए राशि बहुत प्यारी लग रही थी। हल्दी का फंक्शन खत्म होने के बाद सारे लड़के वहां से चले गए, क्योंकि अब मेहंदी का फंक्शन होने वाला था जिसमें उनका कोई काम नहीं था। राशि के दोनों हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। अपनी शादी की खुशी और रौनक जैसे उसके चेहरे से छिपाई नहीं छिप रही थी। नेहा राशि के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर जल भुनकर कोयला हो रही थी। वह अपनी मॉम से धीरे से बोली, जरा इसकी मुस्कुराहट तो देखो। मॉम, मैं इस राशि की बच्ची को ईशान का होते हुए नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। मालिनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जस्ट चिल बेबी, आज उसे जितना खुश होना है होने दो, कल की रात वह कभी भूल नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी की आंखों में एक शैतानी चमक साफ साफ नजर आ रही थी। मेहंदी का फंक्शन भी काफी अच्छे से पूरा हो चुका था। ईशान पूरी तरह से अलग था कि दोनों माँ बेटी राशि के साथ कुछ गलत ना कर पाए। भले ही मामला अब तक पूरी तरह से शांत था, पर फिर भी उनका कोई भरोसा नहीं था। ईशान समझ सकता था कि नेहा और मालिनी ने उन्हें अलग करने में क्या कुछ नहीं कर लिया था। संगीत का दिन भी आ चुका था। आज रात को संगीत का फंक्शन भी शुरू होने वाला था। सब आज डांस फ्लोर को हिलाने के लिए पूरी तैयारी में थे। राशि ने नेवी ब्लू कलर का एक सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था। बालों को उसने हल्का कर करके खुला छोड़ा था। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। संगीत की एक खूबसूरत शाम के बाद जैसे ही सब अपने अपने घर के लिए निकल गए, नेहा और मालिनी ने अपने शातिर प्लेन को अंजाम दे दिया। मिस्टर खन्ना कुछ काम से घर से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। वहां पर एक लगभग 45 साल का आदमी आया। मालिनी ने उसका वेलकम किया। नेहा ने राशि को वहां पर बुलाया। उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वह अभी भी उस नेवी ब्लू लहंगे में थी। बस बालों का उसने बन बनाया था और कुछ लंटे छोड़ दी थी। राशि को वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से उस आदमी की निगाहें भी कुछ ठीक नहीं थी, जो बार बार उस पर आकर ठहर रही थी। राशि ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? उद्धरण चिन्ह। मालिनी ने उस आदमी की तरह देखकर शातिर टोन में कहा, यही है राशि, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने लस भरे एक्सप्रेशंस रखते हुए एक नोटों से भरा सूटकेस मालिनी की तरफ वाकर कहा, ये लीजिए, इसमें पूरे 50 लाख हैं। वैसे इसके जैसी बला की खूबसूरत लड़की के लिए मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता। उद्धरण चिन्ह। अब मालिनी को थोड़ा पछतावा होने लगा कि उसने थोड़े ज्यादा रुपए क्यों नहीं मांग लिए, पर उनके लिए 50 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं थी। राशि समझ गई कि उसकी गिरी हुई सौतेली माँ और बहन उसे सामने खड़े आदमी को बेच रही है। उसने काफी गुस्से में कहा, आप दोनों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेचने की कोशिश करने की? उद्धरण चिन्ह। नेहा ने एक शातिर स्माइल करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, डैड को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और रही बात ईशान की तो उसकी भी फिक्र मत करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जगह उसकी वाइफ बन जाऊंगी। हम कह देंगे कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए तुम घर छोड़कर भाग गई। उद्धरण चिन्ह। राशि नेहा और मालिनी को देखती रह गई। आज दोनों ने अपनी हद पार कर दी थी। एक औरत होकर दूसरी औरत का सौदा कर रही थी, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। राशि ने ईशान को कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फोन निकाला, नेहा ने उससे उसका फोन छीन लिया। वो आदमी राशि को उठा कर ले गया। नेहा और मालिनी दोनों डेविल स्माइल करने लगी। अब वो 50 लाख भी उनके थे और ईशान भी उसका था। नेहा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अगले दिन शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मल्होत्रा पैलेस दुल्हन की तरह सजाया जा चुका था। नेहा और मालिनी आज बेहद ही खुश थी, क्योंकि आज राशि की जगह नेहा और ईशान की शादी होने वाली थी। मिस्टर खन्ना को भी भनक तक नहीं लगी थी कि राशि के साथ ये सब हो गया है। मालिनी ने उन्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। तय वक्त पर वो मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गए। शादी का मंडप सज चुका था। पंडित जी भी अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। मल्होत्रा खानदान की सारी औरतें आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। शीतल जी ने क्रीम कलर की बेहद एलिगेंट और सुंदर साड़ी पहनी थी। अपने दूसरे पोते की शादी पर आज वो बहुत खुश थी। ईशा और रेहान भी शादी में मौजूद थे। क्रीम कलर की शेरवानी में सजा ईशान आज किसी राजकुमार की तरह हैंडसम लग रहा था। वह अपने जगह पर बैठ चुका था। पंडित जी के कहने पर दुल्हन को मंडप पर बुलाया गया। नित्या और आराध्या दोनों राशि को मंडप पर ले आई। इस दौरान रेहान की निगाहें आराध्या पर ही बनी हुई थी। वाइन कलर के लहंगे में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वही न चाहते हुए भी मानव की निगाहें नित्या पर टिक रही थी, जिसने मरून कलर का एक सुंदर लहंगा पहना हुआ था। वे दोनों यही समझ रही थी कि वो लड़की राशि है, पर असल में तो वह उसकी सौतेली बहन नेहा थी। दुल्हन को मंडप पर बिठाया गया। उसने लंबा घूंघट किया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मंत्रोच्चारण के साथ शादी की विधियां आरंभ हुई। एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद दोनों ने 7 फेरे लिए। फिर पंडित जी के कहने पर ईशान ने राशि के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उद्धरण चिन्ह। मालिनी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों ने जैसे ही शीतल जी का आशीर्वाद लिया, दुल्हन का घूंघट खुल गया। घूंघट खुलते ही राशि का चेहरा देखकर मालिनी को जैसे हार्ट अटैक आ चुका था। ये कैसे पॉसिबल था? कल ही तो उन्होंने राशि को किसी आदमी को 50 लाख में बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे?